मैं एक किताब पढ़ रही हूँ, सुभद्रा कुमारी चौहान की लोकप्रिय कहानियाँ। और सुभद्रा कुमारी चौहान मेरे को इसलिए पसंद है कि मैंने इनकी एक दो कविताएं भी पढ़ी हुई हैं शायद, कविता या कहानियाँ स्कूल टाइम में। और मैंने ये ऑनलाइन मंगाई थी अमेज़ोन से। और उसकी मैं एक कहानी पढ़ रही हूँ, चढ़ा दिमाग। चढ़ा दिमाग में देखो क्या है, समरी बता देती हूँ कि चिट्ठियों पर है किसी ने, कि जो जिस कहानी में जिस कैरेक्टर की बात हो रही है वो चिट्ठियाँ लिखती थी और किताबें लिखती थी। तो और उसकी फैमिली में भी कुछ, उसके हस्बैंड को जेल हो गई थी, तो वो इन सबको कैसे मैनेज करती है, तो उसके बारे में थोड़ी सी छोटी सी कहानी है, 5 मिनट की होगी। तो वो बता देती हूँ, मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको थोड़ा थोड़ा। और उसके साथ जो उसकी हेल्प करता था, उसका एक मुँह बोला भाई था, जो उसका एक काम अधूरा छोड़ देता है, एक दो काम किसी वजह से। तो उसके बारे में है ये कहानी, थोड़ी सी है, छोटी सी, बट ये आपको पुराने ज़माने में ले जाएगी कि आप पहले जैसे चिट्ठियों में लोग बातें करते थे और लेखक हुआ करते थे, किताबें लिखते थे, बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखते थे, उसके बारे में है। देखो, उस कैरेक्टर का नाम है शीला और ये एक कवि थी और कभी कभी ये कहानियाँ भी लिखती थी। तो इसकी जो कहानियाँ थी उसके काफ़ी जो उसकी जितनी भी रचनाएं थी वो समाज पत्रों में छपी और खूब प्रशंसा करी लोगों ने उसकी। तो साहित्य में उसे बहुत अच्छा सम्मान मिला, लोगों ने उसको खूब सराहा और उसे सर्वश्रेष्ठ लेखिका का भी इनाम मिला, सरस्वती पारितोषिक दिया गया उसे। और जिससे क्या हुआ कि वो काफ़ी फेमस हो गई, प्रसिद्ध हो गई। तो प्रत्येक समाचार पत्र में, मासिक पत्र में उसके जीवन के बारे में काफ़ी बातें होती थी, आलोचनात्मक भी होते थे कुछ लेख, कुछ उसके सपोर्ट में भी होते थे, ठीक है। और वो एक साधारण महिला थी जिससे वो लिखने के बाद वो काफ़ी ऊपर चली गई थी, काफ़ी ऊंचा नाम हो गया था उसका। तो उसको जो है कई जगह जगह से उसको निमंत्रण आने लगे, कई कवि समाजों से निमंत्रण आने लगे कि आओ भाई हमारे साथ गोष्ठी में बैठो। तो वो ऐसे ही उसने कई जगह उसको अध्यक्षा चुना गया साहित्यिक संस्थाओं का। और मासिक पत्र पत्रिकाओं में उसकी रचनाएं जो है छपने लगी। तो ठीक है, उसका एक छोटा सा घर था, तो उसके घर में उसके पास बहुत सारी डाक आती थी, क्योंकि वो इतनी प्रसिद्ध हो चुकी थी तो बहुत सारी डाक आना स्वाभाविक था। और उनका जवाब देना उसके लिए अस्वाभाविक हो जाता था क्योंकि आती बहुत सारी थी, तो ये उससे थोड़ा दिक्कत होती थी क्योंकि पत्र देने में भी पैसा लगता है, तो वो इतनी पैसे नहीं कमा पाती थी, तो उससे थोड़ा परेशानी होती थी। उसके पति को जेल हो गई थी और क्योंकि वो सत्याग्रह संग्राम प्रारंभ होते ही वो गिरफ्तार हो गए थे, वो श्री कृष्ण मंदिर में बंद कर दिए गए थे, साथ ही 200 रुपये का जुर्माना भी हो गया था। और इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी वह धैर्यपूर्वक सब सह रही थी, फिर भी वह बहुत परेशान रहा करती थी। तो ये जो लेखक जो बता रहे हैं उसके बारे में, नैरेटिव दे रहे हैं उसका, वो कह रहे हैं कि मैं शीला को बहुत दिनों से जानता था और जानता ही था कि वो मेरी एक सगी बहन के तौर पर थी मेरे लिए। तो मैं उसको अपनी बहन की तरह मानता था और उसकी सहायता करता था। एक दिन मैं क्या हुआ कि मैं शाम को पोस्टमैन ने मुझे एक लिफाफा दिया और खोल कर देखा तो उसमें एक पत्र था, किंतु वो मेरा नहीं था, शीला का था। और उसमें क्या था कि कल्पलता मासिक पत्रिका के संपादक महोदय ने बड़े आग्रह के साथ शीला को कोई रचना भेजने के लिए लिखा था उसमें। तो एक कल्पलता कोई मासिक पत्रिका थी, उसमें उसने बोला होगा कि कोई रचना उसमें भेज दो, उस पत्रिका में हम छपवा देंगे। तो वह पत्रिका का कोई विशेषांक निकाल रहे थे। तो जैसे वो पत्र समाप्त हो गया था, उन्होंने अंत में लिखा था कि अगर वो देगी तो हम इस पत्रिका को सफल बना सकेंगे। तो पत्र को उलट पलट कर देखा तो मालूम होता था कि संपादक महोदय ने भूल में लिफाफे पर उसका पता लिख दिया था जिसके घर पर पहुंचा था वो, ना कि शीला का। तो शीला के घर की जगह वो किसी और के घर चला गया जिसको वो अपना भाई कहती थी। तो अब जब उसने पत्र पढ़ लिया था तो उसने क्या किया कि वो बहुत दिनों से शीला के घर नहीं गया था, तो उसने
सोचा कि चलो इसी बहाने शीला के घर पहुंच जाऊंगा मैं और उससे कुछ बातें हो जाएंगी। तो वो शीला के घर चला गया। तो शीला के घर में उसके साथ कोई था नहीं, एक छोटा सा बेटा था उसका, उसकी अम्मा थी और घर में कोई और मर्द नहीं था। तो शीला का जो शीला के पर ही निर्भर रहते थे। तो क्या हुआ कि वो शीला कुछ काम कर रही थी, तो वो जैसे वहाँ पहुँचा तो शीला लिख रही थी कुछ, और उन्होंने देखा कि शीला का बच्चा दौड़ता हुआ आ गया उनके पास और वो उनसे लिपट गया शीला से। तो जैसे ही उसने पूछा कि आप क्या कर रही हैं, क्या लिख रही हैं, तो उसने बोला कि मैं कल्पलता के लिए कुछ लिख रही थी, बट ये लिखने देगा ना तब। तो वो बच्चा लिखने नहीं दे रहा था, शीला का बच्चा उसे। तो ये कहानी में है, शुरुआत ऐसी है। तो मतलब इस तरह से बैकग्राउंड का भी पूरा बता रहे हैं हर लेखक कि क्या हुआ। सीन अच्छा लगा। अगर आप खुद इमेजिन करोगे तो आप एक रूपांतरण नाटकीय रूपांतरण करके देखो तो गांव का कोई माहौल है जिसमें कोई लेखक है, लेखिका है, वो अपने परिवार के साथ भी व्यस्त है, उसके पति जेल में भी है और अपनी पढ़ाई भी कर रही है, साथ में लेखिका भी है। तो वो एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा आपको। तो उस पे है ये कहानी। तो जैसे उसने बताया कि वो कहानी लिख रही है लेकिन मेरा बेटा मुझे लिखने नहीं दे रहा है, तो आगे वो कहता है कि जैसे ही जो उनके घर गए थे मेहमान बनकर, उन्होंने कहानी पढ़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो शीला ने कहा पहले ये पढ़ो। दूसरा कोई लिफाफा उसके हाथ में पकड़ाया, तो वो लिफाफा पकड़कर शीला थोड़ा मुस्कुराई और वो पत्र भी कल्पलता के संपादक का ही था, जिसमें उन्होंने शीला को रचना भिजवाने के लिए आग्रह किया था। साथ ही उससे ये भी बोला था कि पत्र लिखे, रचना भी भिजवाए और पत्र भी लिखे, किंतु उसका कोई उत्तर गया नहीं था। और नीचे से लिखा था कि इस चढ़े दिमाग का कुछ ठिकाना भी नहीं है, क्योंकि पत्रों के उत्तर आते नहीं हैं। तो मैंने पत्र समाप्त करके शीला की ओर देखा। जब उन्होंने पढ़ते हुए पत्र को समाप्त किया तो शीला की ओर देखा तो शीला मुस्कुरा रही थी। उस मुस्कुराहट के पीछे उसका दर्द छुपा हुआ था। तो उसकी असमर्थता की सीमा नहीं थी कि कदाचित उसे छिपाने के लिए कोई प्रहरी की तरह मुस्कुराहट उसके होठों पे छुपा रखी थी उसने। और लिखोगे क्या, उसने बोला। उन्हें ये कहानी भेज दो, उसने उसी मुस्कुराहट के साथ बोला। पर उन्हें ऐसा न लिखना चाहिए था ना कि मैंने सिर नीचा किए हुए ही कहा कि चढ़ा दिमाग, ऐसा कुछ लिखना नहीं चाहिए था संपादक को, क्योंकि उनको पत्र नहीं मिल रहे थे। तो तब लिखा था, लेकिन शीला ने कहा उन्हें ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। उन्होंने कुछ अनुचित तो लिखा नहीं, उसने गंभीर होकर कहा। कई पत्रों का लगातार उत्तर न पाने पर लोगों की यह धारणा हो जाना अस्वाभाविक नहीं है। उनकी जगह पर क्षण भर के लिए मुझे या स्वयं अपने को समझ लो, फिर सोचो लगातार 3-4 चिट्ठियाँ भेजने पर भी यदि तुम उत्तर न दो तो उसके बाद क्या सोचोगे? यही नहीं, बड़ा घमंडी चिट्ठियों का उत्तर नहीं देता था, यही सोचोगे ना? मैं निरुत्तर हो गया। दोनों चिट्ठियाँ मेरे हाथ में थी, दोनों की तारीखें एक थी। मैं समझ गया कि जल्दी संपादक महोदय ने मेरा पत्र शीला के लिफाफे में और उसको मेरे लिफाफे में रख दिया, और शीला के लिफाफे में और उसका मेरे लिफाफे में रख दिया। मुझे कुछ हंसी आ गई। मैंने शीला का पत्र उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो यह पत्र तुम्हारा है, मेरे पास उसी तरह चलाया जिस तरह मेरा पत्र तुम्हारे पास चलाया। तो वह पत्र पढ़ने लगी। मैंने उसकी कहानी उठा ली। उसी समय बाहर कुछ कोलाहल सुना पड़ा, और वो कोलाहल था कि पुलिस वाले 2 आ गए थे, और वो तब इसलिए आए थे कि जो उसके पति पर 200 रुपये का जुर्माना था वो लेने आए थे। लेकिन शीला के पास तो था नहीं कुछ, तो वो कुर्की के लिए तैयार हो गए और वे लोग घर के अंदर का सामान निकाल कर बाहर रखने लगे। तड़म तड़म आवाज़ आने लगी सामान के बाहर गिरने की, और वो दोनों शांतिपूर्वक देख रहे थे कि अब क्या करें। वो कहना नहीं मान रहे थे पुलिस वाले, क्योंकि कुर्की करनी थी। और इतने में छोटा बच्चा हमारी साइकिल कहकर मचल पड़ा। शीला भी कुछ नहीं कर पाए। बच्चे को जबरन गोद में उठाकर वह दूसरी ओर चली गई। सामान चला गया। मैंने अंदर जाकर देखा, बैठी बच्चे को कुछ खिला रही थी। उसने मेरी ओर देखा, उसकी आंखें सजल थीं। मैंने सांत्वना के स्वर में कहा, बहन, देशभक्तों की यही तो अग्नि परीक्षा है। थोड़ी देर बाद उसकी कहानी लेकर मैं घर लौटा। घर आकर मैंने कहानी पढ़ी और उसे कल्पलता के संपादक के पास भेज दी। तो ये काम उसने कर दिया, इतनी देर के बाद किया। तो ऐसे मतलब ये आपको उस दौर में ले जाती है जब लोगों के पास पैसे कम होते थे और मेहनत करके कौशल बहुत ज़्यादा होता था। तो वो लिखने का कौशल हो, काम करने का कौशल हो,
या कि उन लोगों के पास बहुत होता था लेकिन पैसे की कमी थी, तो वो उस दौर में लोग कैसे अपने आप को संभालते थे, कैसे एक दूसरे से सहायता लेते थे, वो उस तरह का नाटकीय रूपांतरण है इस कहानी का। कैसी लगी मेरी कहानी कमेंट में बताना, और लाइक शेयर कमेंट करते रहना।